आपने शायद दर्जनों सीरियल किलर्स और उनके खौफनाक कहानियां सुनी या पढ़ी होंगी, लेकिन ये कहानी एक ऐसे हत्यारे के बारे में है जिसका नाम न केवल हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हथियारों में शामिल है, बल्कि वो विश्व इतिहास में दूसरा सबसे कम उम्र का सीरियल किलर भी है। सिर्फ 9 साल की कम उम्र में इसने 4 मासूमों की हत्या की है और तो और इसके नाम 7 लोगों की हत्या की कोशिश करने का भी केस है। इतना ही नहीं, इस छोटे से हत्यारे ने 7 से ज्यादा बिल्डिंग्स को आग भी लगा दिया था, सिर्फ अपने अंदर के शैतान को शांत करने के लिए। आखिर इतने छोटे से लड़के ने कैसे इस काम को अंजाम दिया और कैसे वो इतने सालों तक कानून के हाथों से बचता रहा। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट सेक्शन में किसी ऐसे सीरियल किलर का नाम लिखें जिसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डराया हो। मुझे आपके विचार और सुझाव का भी इंतजार रहेगा ताकि मैं अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब उसने सिर्फ मस्ती के लिए कई बिल्डिंग्स में आग लगा दिया था। उसने अपने बयान में बताया था कि उसे जलते हुए इमारतों और आग पर गिरते फायर फाइटर्स को देखकर खुशी मिलती थी। पुलिस ने उसे उससे कई साल छोटे लड़के के साथ रंगे हाथों भी पकड़ा था जब वो बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। अपने कम उम्र के कारण वो कई बार पुलिस के हाथों से बचता रहा क्योंकि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। और इस चालाक दरिंदे ने इसी चीज का फायदा उठाया और पूरे 7 सालों तक अपने घिनौने अपराध को अंजाम देता रहा। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के इतिहास में दूसरा सबसे कम उम्र का खौफनाक सीरियल किलर कैएतिनो गोदिनो की। कैएतिनो सैंतोस गोदिनो की कहानी अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स में शुरू होती है। उसका जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था। वो उस परिवार के 8 बच्चों में से एक था। उसके माता पिता फियोरे गोदिनो और लूसिया रूफो इटली से बेहतर जीवन की तलाश में अर्जेंटीना आए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही कैएतानो के पिता को शराब की लत लग गई। वो अब शराबी बन चुका था और पूरा परिवार उनके हिंसक स्वभाव यानी वायलेंट नेचर से डरता था। कैएतानो की माँ लूसिया भी अपने पति से बहुत डरती थी और खुद को या अपने बच्चों को फियोरे से नहीं बचा पाती थी। ऐसे माहौल में कैएतानो अक्सर अपने घर पर हिंसक झगड़े और मारपीट देखते हुए बड़ा हुआ। वो कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित था। कैएतानो के जन्म से पहले उसके पिता को सिफिलिस हो गया था, जिसके कारण उसके बचपन में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो गई। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक बार डॉक्टर की जांच से पता चला कि अकेले उसके सिर पर 27 घाव थे और उसने दावा किया कि ये 27 घाव उसके शराबी भाई और पिता के पीटने के कारण हुआ था। बहुत कम उम्र से ही उसका व्यवहार काफी अजीब हो गया था। वो नॉर्मल नहीं था। उसे छोटे छोटे जानवरों को मारने में काफी मजा आता था और साथ ही उन्हें आग में झोंक के जलाने से भी उसे अंदर से अजीब सी खुशी मिलती थी। वो अक्सर चीजों को आग में झोंक कर उसके जलने का मजा लेता था। वो जितना हिंसा के प्रति अट्रैक्टेड और इंटरेस्टेड था, उतना ही पढ़ाई के प्रति उसका इंटरेस्ट ना के बराबर था। उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, जिस वजह से उसका कई बार स्कूल बदला गया, लेकिन तमाम स्कूलों में जाने के बावजूद वो पढ़ाई में इम्प्रूव नहीं हो पाया। कैएतानो को बाकी बच्चे बहुत तंग किया करते थे। उसके शरीर की बनावट नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी। बड़े बड़े कान, छोटा हाइट, अजीब से दिखने वाला शरीर और साथ ही पढ़ाई में बहुत कमजोर होना उसे बाकी बच्चों के मजाक का निशाना बना दिया था। उसके उम्र के बाकी बच्चे उसे अक्सर धमकाते, छेड़ते और तंग करते थे, जिसके कारण वो अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ ही घुल मिलता था। साल 1904 में सिर्फ 8 साल की उम्र में उसने अपना पहला अपराध किया था। कैएतानो ने मिगुएल दे पाउले नाम के एक 2 साल से भी छोटे लड़के को अपना शिकार बनाया। वो मिगुएल को खींचकर पास के खेत पर ले गया, जहां उसने उसे बेरहमी से मारा पीटा और फिर वही झाड़ियों में फेंक कर जा रहा था। आप इसे मिगुएल की अच्छी किस्मत कहें या बाकी बच्चों की बुरी किस्मत, क्योंकि तभी वहां से गुजर रहे एक पुलिस वाले ने कैएतानो को ऐसा करते हुए देख लिया था और दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया, जहां दोनों की माएं अपने अपने बच्चों को हड़बड़ी में फिर से घर वापस ले गई। और इस दर्दनाक इंसिडेंट को किसी ने फॉलो अप नहीं किया। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो छोटा सा लड़का क्या करने वाला था और आगे चलकर क्या कांड करेगा। इस इंसिडेंट के अगले साल कैएतानो ने एना नाम की 18 महीने की लड़की को पत्थर से मारने की कोशिश की, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ने फिर से यह होता हुआ देख लिया और दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। कम उम्र के कारण कैएतानो को फिर से छोड़ दिया गया। 1906 में सिर्फ 9 साल की उम्र में कैएतानो ने अपना पहला हत्या किया। उसने करीब 3 साल की छोटी लड़की मारिया रोजा फेस को
रियो डे जेनेरो के एक सुनसान इलाके पर ले जाके गला घोंटकर मारने की कोशिश की। शारीरिक रूप से कमजोर होने की वजह से वो उसे पूरी तरह से मार नहीं पा रहा था, तो उसने ऐसा हैवानियत वाला काम किया जिसे सोचना भी मुश्किल है। उसने मारिया को वहां एक गड्ढे में फेंक कर जिंदा दफना दिया। हालांकि उसके माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन जब तक कायतानो ने खुद इस बात का खुलासा नहीं किया था, किसी को मारिया के बारे में कुछ पता नहीं चला। खुलासे के बाद पुलिस ने उस इलाके का पता लगाया जहां कायतानो ने मारिया को जिंदा दफना दिया था। लेकिन इतने सालों के बाद उस जगह पर अब एक 2 मंजिला इमारत खड़ी हो गई थी और मारिया रोज के अवशेषों को कभी निकाला नहीं गया। उन दिनों एक अजीब और बेतुका कानून हुआ करता था, जिसके मुताबिक आप अपने घर के 4 दीवारों के अंदर भी मास्टर नहीं कर सकते थे। ये गैर कानूनी था। कायतानो के माता पिता उसके हरकतों से बहुत परेशान थे और उन्होंने उसे मास्टरबेशन करते हुए कई बार पकड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरकार पुलिस को खबर कर दी और उसे 2 महीनों के लिए जेल में रखा गया। करीब 2 महीने बाद जब वो घर वापस आया तो कुछ सालों तक सब कुछ शांत रहा। उसके परिवार वालों को ऐसा लग रहा था जैसे वो अब बदल चुका है। लेकिन 9 सितंबर 1908 को उसका पुराना रूप फिर से बाहर आ गया। कायतानो ने 2 साल की उम्र के सेवेरिनो गोंजालेस को कैंडी और मिठाई का वादा करके अपने साथ चलने के लिए मना लिया। वो उस 2 साल के छोटे बच्चे को फुसलाकर एक खाली सुनसान गोदाम में ले आया, जहां उसने उस लड़के को घोड़े की पानी पीने वाली टंकी में डुबा दिया। किस्मत से उस बिल्डिंग का मालिक पास ही था और उसने उस लड़के की चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। जैसे ही वो आदमी वहां पहुंचा, उसने देखा कि दोनों लड़के पूरे भीगे हुए थे और छोटा बच्चा उस टंकी में अधमरा पड़ा हुआ था। उसने उस लड़के को बाहर निकाला और कायतानो से पूछा कि वहां क्या हो रहा था। उसने बड़ी चालाकी से खुद को बचाते हुए ये बताया कि वो भी वहां से गुजर रहा था और जैसे ही यहाँ आया उसने एक काले कपड़े पहने हुए औरत को इस बच्चे को डुबाते हुए देखा। उसने आगे बताया कि वो ठीक समय पर यहाँ पहुंचा और उस औरत को डराकर भगा दिया, जिससे इस लड़के की जान बच गई। पुलिस को बुलाया गया और उसने उन्हें भी वही कहानी बताई। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ और उसे ऐसे ही जाने दिया गया। फिर 6 दिन बाद उसने 22 महीने की एक बच्चे की पलकें सिगरेट से जला दी थी। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ कर आई, लेकिन जब तक माँ बच्चे के पास पहुंची तब तक कायतानो भाग चुका था। उसे आधिकारिक तौर पर कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन शहर में बच्चों के साथ हो रहे हिंसक अपराधों में उसके हाथ होने की अफवाहें फैलने लगी। इतना कुछ होने के बाद उसके माता पिता का सब्र का बांध भी टूट चुका था और उनमें अब अपने बेटे की बदलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उन्हें पता था कि शहर में छोटे बच्चों के साथ अपराध करने वाला कोई काले कपड़ों वाली औरत नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा था। एक दिन उन्हें कायतानो के बिस्तर के नीचे एक बॉक्स मिला, जिसके अंदर मरे हुए पालतू जानवर भरे पड़े थे। इसीलिए वे उसे पुलिस स्टेशन ले आए और उनसे मदद की गुहार लगाई। अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया, जहां उसे 3 साल तक कड़ी मेहनत का सजा सहना पड़ा। सजा काटने के बाद 23 दिसंबर 1911 को ठीक क्रिसमस के समय पर वो वापस घर आया। वो 15 साल का हो चुका था और किसी भी माता पिता की तरह कायतानो के पेरेंट्स भी उसकी भलाई चाहते थे और उससे प्यार करते थे। इनफैक्ट उसके पिता ने उसके लिए उसी शहर में एक नौकरी का भी इंतजाम कर दिया था, लेकिन वो उस नौकरी में 3 महीने भी नहीं टिक पाया और फिर से सड़कों पर आवारा घूमना शुरू कर दिया। वो शहर का कोना कोना अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे पता था कि कहाँ कौन सा बिल्डिंग खाली सुनसान पड़ा हुआ है जहां लोगों का आना जाना नहीं होता था, और वो अपने शिकार को उन्हीं खाली सुनसान जगहों पर ले जाता था। सड़कों पर घूमते घूमते उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और उसको इसकी लत लग गई, जिससे वो हर रोज नशे में रहने लगा। शराब के वजह से उसे बहुत ज्यादा सिरदर्द होने लगा, जिसने उसके अंदर के हिंसक स्वभाव को फिर से जगा दिया। 17 जनवरी 1912 को गोदिनो ने कोरिंटस स्ट्रीट पर एक गोदाम में आग लगा दी। जब उससे इस अपराध के बारे में पूछा गया तो गोदिनो ने अपने बयान में यह कहा कि उसे फायरमैन को काम करते हुए और उन्हें आग में गिरते हुए देखना बहुत पसंद है। लेकिन गोदिनो के अपराध का सिलसिला आगजनी से नहीं रुका। 1 हफ्ते से भी कम समय के बाद आर्तुरो लारोना नाम के एक 13 साल के लड़के की लाश एक खाली सुनसान घर में पाया गया। उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। उसके शरीर के आधे कपड़े नहीं थे और उसके गले में एक रस्सी बंधा हुआ था। पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कौन सा शैतान इतनी बेरहमी से किसी मासूम की जान ले सकता है। यह केस तब तक नहीं सुलझा था जब तक गोदिनो ने खुद अपने बयान में इसे नहीं कबूला था। उसने बताया कि वो आर्तुरो को एक खाली घर में ले गया
और उसे बांधने के बाद उसका मुंह रुमाल से बंद कर दिया। फिर उसने उसे एक पेड़ की डाली से तब तक मारा जब तक वो थक नहीं गया, और उसके मन भर जाने के बाद कायतानो ने एक रस्सी से उस लड़के का गला घोंट दिया और उसकी जान लेने के बाद वहां से भाग गया। उसी साल 7 मार्च को 5 साल की रीना वैनकॉफ एक दुकान के बाहर खड़ी होकर अंदर रखे जूते देख रही थी कि तभी अचानक उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। किसी ने उसके पहने कपड़े में पीछे से आग लगा दिया था। उसकी चीखें सुनकर पास से ही एक पुलिस वाला भागता हुआ आया और रैना को जमीन में गिराकर अपने बदन से आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह जल चुकी थी। रैना को जैसे तैसे अस्पताल ले जाया गया, जहां आखिरकार 16 दिन बाद उसकी मौत हो गई। कुछ गवाहों के मुताबिक कायतानो आग लगने के बाद सारा समय वहीं भीड़ में खड़ा होकर उस मासूम को जलता हुआ देख रहा था। 8 महीने बाद उसने रोबर्तो रूसो नाम के 2 साल के बच्चे को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की। वो हर बार छोटे बच्चों को लुभाने के लिए मिठाई का लालच देकर अपने साथ ले जाता था। वो उसे एक गोदाम में ले गया और उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया, जिसे उसने अपने पैंट में बेल्ट की तरह बांध रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो रोबोट को भी अपना शिकार बना पाता, लकीली पास में काम कर रहे एक किसान ने उनको देख लिया था और सही समय में इंटरफेयर करके कायतानो के इरादों पर पानी फेर दिया। फौरन पुलिस को बुलाया गया और क्योंकि उनके पास कायतानो के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, तो उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन पुलिस अब उस पर नजर रख रही थी। हर बार पीड़ित बच्चों के पास उसका पाया जाना उसे पुलिस का शक का निशाना बना दिया था। उसके शिकार छोटे छोटे बच्चे होते थे और इसलिए पुलिस को उसके हाथों से बचने वाले बच्चों से कोई ठोस बयान नहीं मिल पाया, जिससे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। वो सिर्फ कायतानो के मूवमेंट्स को नजर रखकर उस मौके का इंतजार कर सकते थे जब वो एक गलत कदम उठाएगा। 3 दिसंबर 1912 की सुबह गोदिनो की पड़ोसी मिसेस मारिया जोर्दानो ने अपने बेटे से कहा कि वो बाहर जाकर खेल सकता है और वो घर पर काम में बिजी थी। उन्होंने अपने 3 साल के बेटे जेसुआल्दो को घर के मेन दरवाजे के पास पड़ा लाल रंग का बॉल दिया और कहा कि अगर वो इधर उधर ना जाकर घर के बाहर खेलेगा तो वो खेल सकता है। उस माँ को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह आखिरी बार होगा जब वो अपने बेटे को जिंदा देखेगी। उधर कायतानो सुबह सुबह अपने पिता से हमेशा की तरह गाली खा रहा था और जब उसका पिता उसके ऊपर चिल्ला रहा था तो वो घर से बाहर निकल गया। उस दिन आसमान भी बादल से ढका हुआ था। जैसे ही वो घर से बाहर आया तो उसने 3 साल के जेसुआल्डो को पड़ोस के बाकी बच्चों के साथ बॉल खेलते हुए पाया और उसे देखते ही उसके अंदर के शैतान को पता चल गया था कि अब उसे क्या करना है। वो कॉलोनी के बाकी बच्चों के साथ घुल मिल गया और नन्हे जेसुआल्डो को अपने साथ चलने के लिए फुसलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले गए। कायतानो उसे एक दुकान ले गया और वहां से कुछ मिठाई खरीद कर खिलाया। उसने जेसुआल्डो को और मिठाई देने का वादा किया और उसको एक सुनसान पड़े कंस्ट्रक्शन साइट में ले गया। जैसे ही दोनों उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और कायतानो उसे अंदर चलने के लिए बोला, जेसुआल्डो जो अब तक खुशी खुशी आ रहा था थोड़ा डर गया और वापस जाने की जिद करने लगा। काफी फुसलाने पर भी जब वो नहीं माना तो कायतानो ने जबरदस्ती उसे उठाया और अंदर ले गया। क्योंकि जेसुआल्डो छोटा और कमजोर था तो वो कुछ कर नहीं पाया। अंदर जाकर कायतानो ने उसे एक कोने में फेंक दिया और उसके छाती में अपने घुटनों से दबाते हुए पास में पड़े फेंकी हुई रस्सी उठाने लगा। उसने रस्सी को जेसुआल्डो के गले में कसकर उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। वो 13 बार उस मासूम के गले में रस्सी को लपेटकर कस रहा था। बच्चे ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया और खड़े होकर भागने की भी कोशिश की, इसलिए कायतानो ने उसका हाथ और पैर बांध दिया। लेकिन वो उसे मारने की कोशिश करते करते थक चुका था और हथियार ढूंढने बिल्डिंग से बाहर चला गया। जिस समय वो बाहर जेसुआल्डो को मारने के लिए हथियार की तलाश कर रहा था, किसी ने उसे पीछे से पुकारा। वो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। जिसने उसे आवाज दिया था वो उस मासूम का पिता था, जिसे उसने अंदर अधमरे हालत में बांध कर रखा हुआ था और जिसे खत्म करने के लिए अब वो हथियार की तलाश में था। बड़ी चालाकी से उसने मिस्टर जोर्दानो को बेवकूफ बनाते हुए बोला कि उसने जेसुआल्डो को नहीं देखा है और तो और उसने उन्हें पुलिस को खबर करने की भी सलाह दी। वो एक चालाक शिकारी था जिसके ऊपर मिस्टर जोर्दानो का शक नहीं गया और वो वहां से चले गए। उनके वहां से जाने के बाद कायतानो ने वहां पड़ी एक ईंट और बड़ी सी खिल्ली उठा ली। उसे अपना अधूरा काम अब पूरा करना था। उसने उस ईंट को बाएं हाथ से पकड़कर एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया और उस बड़ी सी खिल्ली को उस अधमरे पड़े मासूम के आंखों के ऊपर माथे पर टिका कर रख दिया।
और बहुत बेरहमी से उस ईंट से वार कर उस खिल्ली को उसके माथे में ठोक दिया। जेसुवाल्डो तड़प रहा था और वो शैतान उसे कुछ समय तक यूं ही देखता रहा, और जब उसके शरीर ने हिलना बंद कर दिया तो वो उसकी लाश को टीन के टुकड़े से ढककर चला गया। जेसुवाल्डो के माता पिता बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब पुलिस आई और पूछताछ शुरू की तो उन्हें इस बार एक गवाह मिल गया, जिसने आखिरकार पुलिस को कायतानो के खिलाफ सबूत दिलाने में मदद की। जब कायतानो और जेसुवाल्डो मिठाई खरीदने दुकान गए थे तो वहां के मैनेजर ने उन्हें अच्छी तरह देखा था और उस महिला ने पुलिस को उसका हुलिया बता दिया। मैनेजर ने जब जेसुवाल्डो के साथ आए अजीब से दिखने वाले लड़के के हुलिये के बारे में बताया कि उसके बड़े बड़े कान और नॉर्मल से लंबे हाथ थे और जिसका हाइट भी कम था, तो मिस्टर जोर्दानो को फौरन पता चल गया कि उनका बेटा कहाँ है। वो पुलिस को उस बिल्डिंग में वापस ले गया जहां उसने पहले कायतानो के साथ बात की थी। मिस्टर जोर्दानो पहले व्यक्ति थे जिसने अपने मासूम बेटे की खून से लथपथ लाश उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ी देखी थी। सोसाइटी के महिलाओं ने जेसुवाल्डो के छोटे शरीर को उसके घर के एक कमरे में एक टेबल पर रख दिया ताकि लोग उसे श्रद्धांजलि दे सके। कई रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र मिस्टर और मिसेस जोर्दानो का दुख बांटने उनके घर पहुंचे और उनका इस दुख की घड़ी में वहीं रहकर उनका साथ दिया। पुलिस ने उस रात मिस्टर जोर्दानो के घर चारों ओर खुफिया पुलिस के सिपाही तैनात कर रखे थे ताकि वो वहां नजर रख सके और कायतानो के आते ही उसे पकड़ सके। लेकिन उसको भीड़ के साथ घुलने मिलने की आदत थी। वो चोरी से अपने शिकार को फिर से देखने अंदर चला गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कायतानो के बयान में उसने कहा था कि वो उस रात भीड़ में छुपकर अंदर चला गया और जेसुवाल्डो की लाश के पास आया जिसे एक टेबल पर रखा हुआ था। वो पास गया और अपने हाथों से उसके ढके हुए सिर से कपड़ा हटाया। उसे देखना था कि क्या उसकी ठोकी खिल्ली अब भी उसके माथे पर है या नहीं, लेकिन उस खिल्ली को निकाल दिया गया था और इस बात से वो बहुत अपसेट हो गया था। अगली सुबह पुलिस ने उसके घर को घेर लिया और कायतानो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे कई घंटों तक पूछताछ की। वो थोड़ा सा भी घबराया नहीं। इनफैक्ट उसे तो उन्हें वो सब बताने में बहुत मजा आ रहा था जो उसने उन मासूमों के साथ किया था। उन्हें उसकी जेब से एक अखबार का टुकड़ा मिला जिस पर उसके किए हत्या के बारे में लिखा हुआ था। उसने एक दिन पहले अखबार खरीदा था और उस हिस्से को काट कर अपने जेब में रख लिया था ताकि वो जब चाहे उसे देख सके। उसकी बहन ने पुलिस को बताया था कि जब वो घर आया था तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। आखिरकार उस पर 3 हत्याओं और 11 हमलों का आरोप लगाया गया। लोगों ने उसके लिए मौत की सजा की मांग की। लोगों का गुस्सा जायज था। उसने जो किया था उसके लिए इस जन्म में तो वो माफी के काबिल बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्योंकि कायतानो गोदिनो उस समय सिर्फ 15 साल का था, उसे अगले 2 सालों के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। इस अस्पताल में रहते हुए उसने 2 मरीजों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया, जिनमें से एक व्हीलचेयर पर था और दूसरा अपने बिस्तर पर ही था। फिर उसने भागने की इतनी सारी कोशिशें की कि कोर्ट ने उसे जेल की सजा काटने के लिए उशुआया में राष्ट्र जेल भेज दिया। अगले 20 सालों तक कायतानो गोदिनो ने कभी अपने किए अपराधों पर पछतावा नहीं दिखाया। वो जेल में अकेला ही रहता था। उसका कोई दोस्त या किसी से बातचीत नहीं होती थी। उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। बच्चों के साथ किए उसके घिनौने अपराध की हिस्ट्री की वजह से अक्सर बाकी कैदी उस पर हमला कर देते थे। उसके परिवार से कभी कोई उससे मिलने नहीं आया और ना ही उसको कोई चिट्ठी लिखता था। 1933 में उसने जेल के अंदर रहने वाली एक बिल्ली जिसे हर कोई पसंद करता था, उसको गला घोंटकर मार दिया। इस पर बाकी कैदियों ने गुस्से में आके उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई कर दी कि उसे 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय तक अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। 1936 में उसने कोर्ट में अपनी आजादी के लिए अपील की, लेकिन उसके अपील को खारिज कर दिया गया और आखिरकार 15 नवंबर 1944 को वो अपने सेल में मरा हुआ पाया गया। मौत का ऑफिशियल कारण गैस्ट्राइटिस के कारण हुआ इंटरनल ब्लीडिंग बताया गया था, लेकिन कुछ लोगों को उसकी मौत के पीछे किसी हमले का शक भी था। उसे जेल के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये जेल 1947 में बंद हो गई थी। जब उन्होंने सभी मृत कैदियों की कब्रें खोदी तो उन्हें कायतानो की हड्डियां गायब मिली। उस जेल को अब एक म्यूजियम बना दिया गया है जिसमें अब तक के सभी खूंखार कैदियों की मोम से बनी मूर्तियां हैं, जिनमें कायतानो गोदिनो की भी शामिल है। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।